आज कैपेसिटर में तीसरा लेक्चर आज हमारा है और आज हम करने वाले हैं इसमें एनर्जी लॉस। देखिए, जब कोई हम टॉपिक यहाँ लिख लेकर हम एनर्जी लॉस ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्ज करोगे या डिस्चार्ज करोगे दोनों में एनर्जी का लॉस होता है। तो पहले इसकी ना कुछ छोटी मोटी जो है वो बातें ध्यान में आती हैं। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में सबके इन्वर्टर होगा, आपका सबके घर में इन्वर्टर है ना। यस सर। और इन्वर्टर में जब चार्ज करते हैं बेटा, तो आप देखिए ध्यान से, तो वहां दो तरह की चीज दिखाई पड़ती है। एक तो वहां पे साउंड, आप इन्वर्टर के पास जाओगे तो वहां साउंड आपको सुनाई पड़ेगी, और बैटरी गर्म हो जाती है तो हीट भी दिखाई पड़ेगी। तो अब आप देखिए कि आपने बाहर से जो एसी सप्लाई थी, आपकी एसी सप्लाई थी, एसी थी ये, इस एसी को आपने दिया था इन्वर्टर को कि भाई बैटरी में एनर्जी को स्टोर कर लो। ये बैटरी थी आपकी और इसमें एनर्जी को स्टोर कर लो, ये दिया था आपने, प्लस और ये माइनस। पर आपने साउंड और हीट के लिए तो एनर्जी दिया ही नहीं था। अब प्रश्न उठता है कि इस साउंड भी क्या है, एक तरह की एनर्जी है, और ये हीट भी क्या है, एक तरह की एनर्जी है। अब आप सोचिए कि जब आपने यहाँ एक सप्लाई दिया कि भाई इस बैटरी में डीसी के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर लो, तो हमारा काम तो केवल इतना था कि यहाँ से एसी आए और डीसी बंद करके यहाँ रुक जाए। लेकिन ये साउंड क्यों पैदा हो गई और हीट क्यों पैदा हो गई, ये एक प्रश्न उठता है। और अब इस बात को कैसे समझेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसको ध्यान से सुनना चाहिए। दुनिया में जैसे मान लीजिए आप ना, एक एक स्टेप्स है कि आप ना जब करेंसी चेंज करते हो ना, जैसे नोट लिया आपने, करेंसी चेंज किया एक नोट से दूसरे नोट में, तो उनका कुछ बट्टा लगता है, यानी उनके बीच में कुछ कमीशन देना होता है हमें। बिना कमीशन दिए हुए आप इस नोट 1 को 2 में चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप यहाँ पे डॉलर आपका है, ये डॉलर हो गया और ये रुपीज हो गया। अगर इसको डॉलर को रुपये चेंज करना है तो आपको कुछ ना कुछ पैसे कमीशन देने होंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर भी होता है। ध्यान दीजिएगा कि जब कभी एक एनर्जी को हम किसी दूसरी एनर्जी में बदलते हैं, तो हमें बीच में भी कमीशन देना होता है। ये बीच में भी हमें कमीशन देना होता है, और वही कमीशन जो है हमारा जो कहलाता है, उसी कमीशन को बोलते हैं हम एनर्जी लॉस बोलते हैं, एनर्जी लॉस बोलते हैं। और यही लॉस जो है हमारा, ये जो लॉस हमारा है, यही लॉस हमें दिखाई पड़ता है किसके फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। ये होता है एनर्जी लॉस। तो एक तरीके से बेसिक समझ में आ गया कि जब कभी भी किसी भी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलते हैं, तो वहां पर कुछ एनर्जी का लॉस होता है। और आपको मैं ध्यान करवा दूं कि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें क्या था, Q इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू था। तो इस लॉ का जो फेलोरिटी का कारण भी यही था। इसने कहा कि जितनी भी एनर्जी दोगे वो दो भाग में बढ़ जाएगी, एक उसकी इंटरनल एनर्जी और एक वर्क डन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट हो जाएगा, जबकि वो संभव है ही नहीं। इसलिए
ये लॉ फेल हुआ था। तो ये सब जो स्टेप्स मैंने बताए आपको, एक आपको आइडिया देने के लिए, आपको एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए कि कैसे चीजें काम करती हैं। यानी जब कभी भी आप घर में आपका फैन लगा होगा, देखिए आप, आपको छोटा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आप और अच्छे से समझ पाओगे इसको। घर में आपका फैन लगा हुआ है, देखिए ये फैन लगा हुआ है घर में आपके, ये फैन है आपके घर में। और कभी आप इसको नोटिस करना, घर में फैन लगा है आपका, और इसको आपने सप्लाई दिया। सप्लाई काहे के लिए दिया भाई? कि आपको हवा चले, आपने सप्लाई दिया इसको कि इसमें हवा, ये घूमे और हवा चले। लेकिन ये इसको गर्म होने के लिए वो दिया नहीं। लेकिन आप देखोगे तो आप पाओगे कि पंखा चलते चलते गर्म हो गया। ये पंखा जो है चलते चलते क्या हो गया, गर्म हो गया, हीट हो गया। तो हीट आपने तो दिया था, घूमने के लिए दिया था, हीट के लिए तो दिया नहीं था। तो ये हीट क्यों हो गया? तो हीट इसलिए हो गया कि जब यहां से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो ये इधर सप्लाई आ रही थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब ये विंड एनर्जी बना रही थी, देखो विंड भी एक एनर्जी है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो जो कन्वर्ट कर रही थी, तो कमीशन के फॉर्म में जो एनर्जी चाहिए थी, वही कमीशन की जो एनर्जी होती है हमारी, वही कमीशन की एनर्जी जो है इसकी, ये हीट के फॉर्म में बन गई है। जो कमीशन की एनर्जी थी वो किस में चली गई, हीट के फॉर्म में। यानी इससे ये भी निकलता है कि हम जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिकल इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है जो 100% इफिशियंट हो, 100% काम करता हो। सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस करते हैं जब वो एक फॉर्म से एनर्जी को दूसरे फॉर्म में बदल रहे होते हैं। तो आपके पंखा, आपका जो पंखा घर में लगा हुआ है वो हीट हो गया, उसका कारण भी यही था कि वो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रहा था। तो जो कमीशन के रूप में एनर्जी ले रहा था, वो एनर्जी हीट के रूप में उस पंखे पे चढ़ गई और वो पंखा गर्म हो गया। तो बच्चों क्लियर हो गया कि कैसे एनर्जी का लॉस होता है जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये बदलती है। अब आज का टॉपिक जो हम आज का टॉपिक जो हम करवाने वाले हैं, एनर्जी का लॉस जब हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे टॉपिक एनर्जी लॉस। तो देखिए यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर ले लिया, देखिए यहाँ पे सिंपली हम सॉल्व करते हैं। एक कैपेसिटर ये ले लिया हमने, और एक कैपेसिटर हमने ये ले लिया, दो कैपेसिटर ले लिया हमने। देखिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए इसमें, इसका चार्ज Q1 हो गया, कैपेसिटी इसकी C1 हो गई, पोटेंशियल इसका V1 हो गया, और एनर्जी इसकी E1 हो गई। इसी तरीके से अगर बात करें इसमें, तो इसका चार्ज Q2, कैपेसिटी C2, पोटेंशियल V2, और एनर्जी E1। अगर यहां से देखें तो इन दोनों को जब जोड़ दिया गया, तो जोड़ने के बाद जो बनी हमारे पास एक तीसरी, इसका कॉमन पोटेंशियल या कॉमन चार्ज कैपिटल Q हो गया। कैपिटल Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है और कंजर्व है, तो इसलिए ये जुड़ जाएगी। इसी प्रकार से कैपेसिटी C इक्वल टू C1 प्लस C2, और वोल्टेज इसका कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा आपका, और एनर्जी इसकी U हो जाएगी, U। अब अगर हम बात करें, देखें कुछ पॉइंट निकालें, तो इसकी, इस पर चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, Q1 इज इक्वल टू C1 B1, और इसकी एनर्जी U1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ C1 B1 का स्क्वायर। इसका चार्ज देखें अगर आप तो क्या मिलेगा, Q2 इज इक्वल टू C2 B2
और ये U2 इक्वल टू हाफ ऑफ C2 V2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका। इसी प्रकार से यहाँ तक क्यों निकाल रखा है, यहाँ पे U निकालोगे तो क्या आएगा, U इक्वल टू यहाँ पे हाफ ऑफ CV स्क्वायर। तो अब प्रॉब्लम आती है V निकालने के लिए। तो सबसे पहले V निकाल लीजिए, इसे बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल V इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, C बाई Q बाई C। तो यहाँ पे Q बाई C, तो अब यहाँ पे अगर फॉर्मूला तो क्या, ये Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2 है, या फिर V इक्वल टू बच्चों Q1 की वैल्यू क्या है, C1 B1 प्लस C2 B2 बाई C1 प्लस C2। ये आपका बच्चों कॉमन पोटेंशियल आया कब, जब दो कैपेसिटर को आपने जोड़ दिया। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए जो इसकी एनर्जी लोगे क्या होगी, ये U इक्वल टू हाफ C की वैल्यू क्या बेटा, C1 प्लस C2, और V की वैल्यू क्या है, C1 B1 प्लस C2 B2 अपान C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, दिया जाएगा आपका। एक मिनट, हेलो, हाँ जी बच्चों, यहाँ तो समझ में आ गया आप लोगों को। यस सर। यस सर। अच्छा, इसमें कुछ पूछना है? सर नहीं सर पूछना? वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगा ना? नो सर। वॉल्यूम नहीं है बेटा, ये यहाँ पे पोटेंशियल है। वी 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 हाँ, V जो है ये पोटेंशियल है। चलिए, तो अगला देख लेते हैं। इसके अंदर बहुत बहुत सिंपल सा है। इसके अंदर अब हमारे पास हमारा टारगेट क्या था, एनर्जी लॉस निकालने के लिए। तो एनर्जी लॉस को कैसे काउंट करते हैं बच्चों हम? सिंपल सी बात है कि एनर्जी लॉस क्या होता है भाई, पहले हमारे पास क्या था और अब हमारे पास क्या है। तो हमने दोनों केस में इसकी एनर्जी निकाल लिया है, पहले के केस में भी निकाल लिया है, बाद के केस में भी निकाल लिया हमने। ये देखिए, तो अगर देखें एनर्जी लॉस, अब यहां से हम देखेंगे एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस, तो एनर्जी लॉस सिंपल सा है आपका, डेल्टा U इज इक्वल टू U इनिशियल माइनस U फाइनल।
तो यू इनिशियल क्या होगा भाई, u1 प्लस u2, क्योंकि दो थे आपके पास ये, माइनस u। अब सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो u1 की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ गई बेटा आपकी, ये हाफ ऑफ c1 b1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ c2 v2 का स्क्वायर, किया जाएगा, माइनस हाफ ऑफ, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा ये आपका, ये यहाँ से एक स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा c1 b1 प्लस c2 v2 का होल स्क्वायर अपान c1 प्लस c2, ये आपका आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखोगे ना तो ये आगे ओपन करोगे तो ये वाला इसके स्क्वायर से कट जाएगा, एक यहाँ पे ये एक स्क्वायर से कट जाएगा ये। इसको सबको सॉल्व करोगे बेटा तो ये आएगा 1/2 c1 c2 b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर अपान c1 प्लस c2, ये डेल्टा ऑफ u हो जाएगा आपका। क्लियर? यस सर। बाकी बच्चे भी एक बार देख लो, कहीं आपको लगता है कोई इसमें कहीं प्रॉब्लम है तो आप मेरे से आप डिस्कस करिए। नो सर। चल, तो अब यहाँ पे अगला केस आपका है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिंपल सा है अपना, क्या करना है इसके अंदर देख लीजिए आप अच्छे तरीके से एक बार। ये पहले मैं इसका इंपॉर्टेंस समझा देता हूँ आपको कि ये है क्या चीज। बच्चों ये आपका बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए इसके 4 केस होते हैं, इसके 4 केस होते हैं आपके, और इन 4 में से एक की आने की प्रोबेबिलिटी 98% होती है कि इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही, और साथ साथ न्यूमेरिकल भी इसके आते हैं। तो यानी ये टॉपिक आपकी कॉन्सेप्चुअल के लिए, न्यूमेरिकल के लिए, और साथ साथ डेरिवेशन के लिए, ये तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अब केस फर्स्ट करते हैं इसके अंदर, हम डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं और इसको आप समझेंगे अच्छे से। देखिए केस फर्स्ट, पैरेलल प्लेट फिल विद एयर, फिल्ड विद एयर, या कभी वैक्यूम भी लिखा होता है। तो अब देखिए यहाँ बच्चे सिंपल सा कि आपके पास 2 प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये है, देखिए ये आपकी प्लेट है, और एक प्लेट ये आपकी, 2 प्लेट्स हैं, और इनको आपने कहीं किसी सप्लाई से जोड़ दिया है आपने, इस सप्लाई से आपने जोड़ दिया है ये, तो ये आपका प्लस और ये आपका माइनस, ठीक है। क्योंकि करंट जो होगी आपकी, करंट आपकी इसमें से ऐसे जाएगी ऐसे, और यहाँ से वापस आएगी। ये कहानी कब तक चलेगी, जब तक ये कैपेसिटर चार्ज नहीं करता है। और ये है प्लेट्स, इनके बीच में क्या है, एयर है। तो होता क्या, देखिए
होगा क्या कि यहां से आप अगर ध्यान करेंगे तो यहां से जो है इस पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चलेंगे सीधे ऐसे। यस सर। ये ऐसे आपकी ये फील्ड चलेंगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अच्छा, अब आपको अगर किसी की कैपेसिटी निकालनी है, सी निकालना है, तो सी के निकालने के लिए क्या चाहिए? क्यू चाहिए और वी चाहिए। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो एक पोटेंशियल जो हमारे पास दिया हुआ है जिसको हम जानते हैं, वो पोटेंशियल क्या है? वी। कई बार बच्चे गलती करते हैं, ये पोटेंशियल जो है पोटेंशियल बैटरी का है ये, और यहाँ पे जो पोटेंशियल पूछा है ये पोटेंशियल ये पूछा बिटवीन द प्लेट्स, इसके बीच पूछा है पोटेंशियल, ये पोटेंशियल बताओ आपने। तो कभी कभी बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं इसके अंदर, तो ये गलती आपको नहीं करनी है और बहुत अच्छे से इसको देखना है, समझना है और फिर इसको लिखना है। तो अब हमें पहली कोशिश ये करनी है कि जो ये प्लेट है आपकी, ये प्लेट जो है इनके बीच की दूरी d है और इन प्लेट के बीच में पोटेंशियल कितना है। तो यहाँ आपको बताना होगा कि Q क्या है आपका? चार्ज ऑन प्लेट, जबकि V क्या है? पोटेंशियल बिटवीन प्लेट। अच्छा, अब पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स निकालनी है, तो अब तो एक समस्या आ गई भाई कि यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं गया है, तो किस प्रकार से हम पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट निकालेंगे? ये बड़ी समस्या आ रही है। तो हम चूंकि डायरेक्ट पोटेंशियल दिया नहीं गया हुआ, तो हम अपने आसपास सर्च करते हैं कि हमने क्या कोई तरीका पढ़ रखा है जिससे हम निकाल सकते हैं। तो ध्यान में हमारे पास एक रिलेशन आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का। पोटेंशियल ग्रेडियंट का आता है कि E इज इक्वल टू dV बाई dr, या फिर हमने पढ़ा है कि V इज इक्वल टू dV इज इक्वल टू E और dr, और अगर ये एलिमेंट्री पार्ट है, बड़ा पार्ट कर दो तो V इज इक्वल टू E इंटू R। यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर दूरी से मल्टीप्लाई कर दो तो बात बन जाएगी, पोटेंशियल मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे आप आ जाइए वापस। अब आपके पास क्या, देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है ये आपका, और दूरी आपके पास d है, यानी इससे हमारी बात बन जाएगी और यहाँ से फिर हम इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बहुत आसान तरीका है, कैसे करेंगे इसको देखिए। तो हियर V इज इक्वल टू E नॉट इंटू D, ये हो गया पोटेंशियल हमारे पास। अच्छा, E क्या होती है भाई? अब E नॉट फंस गई मामला। तो E नॉट आपने पढ़ा सिग्मा अपान इप्सिलॉन, कहाँ से पढ़ा आपने इसको? गॉस में पढ़ा था, ध्यान करिए। गॉस में आपने ध्यान करिए, गॉस में आपने पढ़ रखा था फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, तो सिग्मा बाय इप्सिलॉन किया था। इसी को सॉल्व किया था तो क्या लिखा था? Q अपान A इप्सिलॉन, ये हो गया किसी भी प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब अगर बात करें पोटेंशियल की, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? E नॉट की वैल्यू क्या है आपके पास? Q अपान A इप्सिलॉन और इंटू D, ये आपका आ गया वोल्टेज या पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स आ गया। तो देखिए कितना अंतर है, यहाँ पे सिंपल V था और यहाँ पे ये है, दोनों में बहुत अंतर है, इसीलिए कभी इनको मैच नहीं करना चाहिए, दोनों अलग अलग है। और अब आप सिंपल वे में जाइए। नाउ C इज इक्वल टू Q बाई V, तो Q की वैल्यू क्या है बेटा? स्मॉल q है आपका, और V की वैल्यू क्या है? Q D अपान A इप्सिलॉन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से अगर देखेंगे आप तो ये Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा और ये इप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा ये, तो C इक्वल टू क्या आएगा? C इक्वल टू इप्सिलॉन A अपान D, ये हो जाएगा किसी भी पैरेलल प्लेट के बीच में अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी। क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को? हाँ जी बच्चे, क्लियर हो गई ये बात यहाँ पे कि किसी पैरेलल प्लेट के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। एक बार सभी बच्चे
सभी बच्चे इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, सभी बताएंगे 1 बाय 1 करके भी। शाश्वत जी आपने बता दिया, समझ में आ गया आपको? देखिए ये है दूसरा केस, फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। तो ये पैरेलल प्लेट थी आपकी, ये आपकी नेगेटिव वाली थी, और इधर क्या था आपका पॉजिटिव वाला था। इसके अंदर ये ब्लैक जो हमने किया, ये क्या डाइलेक्ट्रिक भर दिया, इसका कांस्टेंट क्या था। कांस्टेंट भरने पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी, और अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। अब इसी फील्ड का यूज करके हम पोटेंशियल निकाल लेंगे। पोटेंशियल इक्वल टू क्या होगा, E इंटू डी, और E की वैल्यू क्या होगा, E नॉट बाई के, और E नॉट की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन A होता है। ये सारी वैल्यू पुट करके हम यहाँ पे पोटेंशियल ये निकाल लेंगे, और यही पोटेंशियल हमारा, ये जो पोटेंशियल निकल के आया, ये पोटेंशियल हमारा, इसी पोटेंशियल को हम यहाँ पे यूज करेंगे C निकालने के लिए। तो C निकालने के लिए इसमें प्रयोग करते हैं, तो क्या आता है देखिए, ये ऊपर कट जाएगा, ये Q कट जाएगा, और ये अपना एप्सिलॉन A और K नीचे बचा रहेगा। सॉल्व करोगे तो ये एप्सिलॉन A बाई ना, ये पहले निकाल रखा आपने, देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आपने ये निकाला आपने पहले, ये इसी को हम यहाँ पे जो है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या निकल के आएगा कि जो अब डाइलेक्ट्रिक भरने पर कैपेसिटी बढ़ जाती है। एक मोटी बात क्या ध्यान में आती है इससे, कि अगर किसी भी पैरेलल प्लेट के बीच में आप डाइलेक्ट्रिक भर देते हो तो उसकी कैपेसिटी जो होगी वो बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाएगी, कम हो जाएगी। ये बहुत 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 आसान सा टॉपिक था आपके लिए। तो आई थिंक ये समझ में आ गया हो बच्चे आप लोगों को। सर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिड्यूस करता है, उसकी प्रभाव को कम करता है। ठीक है, जैसे लकड़ी मान लीजिए आप, लकड़ी के इलेक्ट्रिक फील्ड को बिल्कुल खत्म कर देती है, तो ये एक डाइलेक्ट्रिक मान सकते हो आप। ऐसे मटेरियल बनते हैं जो बिल्कुल इलेक्ट्रिक प्रभाव को कम कर दें, तो इनको उसमें रखा जाता है। अभी आपके पास जो नोट्स भेजा है हमने, इसमें हीट का कोई काम नहीं है क्या? इसमें हीट बेटा सब में लगती है, हीट इसमें भी आएगी, लेकिन तो हीट हीट इसमें इंक्रीज होगा? नहीं, हीट को इंक्रीज नहीं करेगा ये, क्योंकि हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ये अपने अंदर ही। हाँ यस सर। लेकिन हीटिंग इफेक्ट रहेगा जरूर। हीटिंग इफेक्ट जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है लगभग सब में हीटिंग इफेक्ट होती है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छे से ब्रीफ किया है सारी चीजें। ये सर वो तो पता, आपने बताया कि हीट वो 2 पार्ट में हो जाएगा। मुझे लगा इसमें सर इंक्रीज हो जाएगा हीट। नहीं नहीं, हीट इसमें भी होगी लेकिन उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगी। और मेरा जिसका इसका मोटिव तो ये है कि अगर डाइलेक्ट्रिक भर दोगे तो सिंपल सी बात है, कैपेसिटी बढ़ जाएगी हमारी। यस सर। हाँ, तो अब अपने पास 15-20 सेकंड बचे हुए हैं, और कुछ पूछना हो किसी को तो पूछ सकता है। सर इसके स्क्रीनशॉट भेज देना एक बार ग्रुप पे। नहीं, ग्रुप में मैं सारा ही भेज दूंगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, हाँ वो सारा मैं भेज दूंगा। आप सर इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं या इसको ही प्रूव करना होता है? इसको ही प्रूव करना आता है, क्वेश्चन भी आते हैं, दोनों चीजें आती हैं इसके ऊपर। अच्छा। हाँ मैंने स्टार्टिंग बताया कि तो न्यूमेरिकल भी है, डेरिवेशन भी है और कॉन्सेप्चुअल भी है, तीनों तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है आपके एग्जाम में।